नमस्कारम, करें स्वीकार संजय पाल शोरान का। स्कूल व्याख्याता के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सरल मनोविज्ञान की इस सीरीज में देख रहे हैं। यह दूसरा वीडियो है और हम कोशिश कर रहे हैं कि यूनिट वाइज आपके लिए अक्टूबर 2022 में स्कूल व्याख्याता की अलग अलग विषयों की परीक्षाओं में मनोविज्ञान से संबंधित जो सवाल पूछे गए उनकी व्याख्या और विश्लेषण हम आपके लिए करें। इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचनाओं के लिए प्रयुक्त शब्द को कहते हैं। सीधा सा जवाब है स्कीमा। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के संबंधित रहे हैं और संज्ञानात्मक संरचनाएं जो हैं उनको स्कीमा कहता है। ये सवाल रीट सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है। भविष्य में हम आपकी जिस प्रकार से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, लगभग 12-15 वीडियो होने के बाद मनोविज्ञान की कुछ अवधारणाएं हैं, जैसे ये स्कीमा है, जैसे इड, इदम, परम, अहम, इस प्रकार की अवधारणाएं, इड, ईगो, सुपर ईगो, और भी बहुत सारे छोटे पारिभाषिक शब्द कह लीजिए, अवधारणाएं कह लीजिए, उनको भी स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। आपकी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं इसी प्रकार से बनी रही तो। अब ये समायोजन आपके पाठ्यक्रम में है। समायोजन किस प्रकार से व्यक्ति करता है उसकी युक्तियां दी हुई हैं। परीक्षा में नकल करने वाले एक विद्यार्थी का कहना कि सभी परीक्षा में नकल कर रहे थे और विद्यार्थी द्वारा किस समायोजन युक्ति का प्रयोग किया गया है। जब आप अपनी गलती का दोषारोपण या अपनी गलती की जिम्मेदारी किसी और पर डाल देते हैं तो उसे कहते हैं प्रक्षेपण, और इसकी इंग्लिश है प्रोजेक्शन। स्कूल व्याख्याता के ही सामयिक पाठ्यक्रम में सूचना संचार प्रौद्योगिकी है, जिसमें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है। तो अंतरिक्ष में जब कोई विमान जाता है तो उसका प्रक्षेपण किया जाता है कि श्रीहरिकोटा के जो इसरो के प्रक्षेपण केंद्र से अमुक वायुयान से अमुक उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। इसका मतलब है अपनी गलती दूसरों पर मढ़ देना, दूसरों पर डाल देना। वृद्धि, सीधा सा सवाल है, वृद्धि हमेशा मात्रात्मक होती है, अर्थात वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन को कहते हैं। मात्रा, इसका मतलब है जो मात्रा में है उसे देखा जा सकता है। जिसे देखा जा सकता है उसे मापा भी जा सकता है, अर्थात पहले वजन कितना था, हाथ पैर की लंबाई कितनी थी, वृद्धि में यही तो शामिल है। तो जब किसी चीज की मात्रा है, इसका मतलब है उसे मापा जा सकता है, उसको देखा जा सकता है। वृद्धि जो होती है जिसको देखा जा सकता है, इसका मतलब है वह अवलोकनीय है, उसका ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है। जिसे देखा जा सकता है, जिसे मापा जा सकता है, उसे छुआ भी जा सकता है। इसका मतलब है पहले कितनी वृद्धि हुई, अब कितनी हुई। इसका मतलब है जिसे देखा जा सकता है वृद्धि को मापा जा सकता है, वृद्धि को छुआ जा सकता है। तो इसका मतलब है तुलना भी की जा सकती है कि पहले इतना था अब इतना है। यह संबंधित है वृद्धि से। इसके ठीक विपरीत विकास जो है उसके साथ ऐसा नहीं है कि आप विकास को प्रत्यक्ष देख लेते हो। विकास को प्रत्यक्ष मापना भी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आप उसे देख नहीं पा रहे हो, तो फिर मापना भी मुश्किल है। अगला क्वेश्चन, डेनियल गोलमैन के संवेगात्मक बुद्धि प्रतिमान का एक घटक है। अब इसका आंसर तो है परानुभूति। अब समझिए,
जब आप किसी सवाल को देखते हैं तो यदि हम जब रविवार को बात करेंगे सारथी की क्लास में, सारथी क्लास 2 में, वहां हम बात करेंगे परीक्षा का पाठ्यक्रम आपके लिए कंपास, उसमें हम बात करेंगे। या हल्का सा आपको हिंट देता हूं कि सवाल को देखने के दौरान आपका दिमाग इस बात में लगना चाहिए कि यह पाठ्यक्रम के किस हिस्से से पूछा गया है। बहुत सारे विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ संभव है कि यह समस्या हो कि वो ये तय नहीं कर पाते कि अमुक सवाल पाठ्यक्रम के किस हिस्से से पूछा गया है। इसका मतलब है पाठ्यक्रम की गहरी समझ उन्हें विकसित करने की आवश्यकता है, जिसकी हम बात सारथी क्लास 2 में संडे को करेंगे। अब आते हैं परानुभूति पर। इसकी इंग्लिश है एम्पैथी। एक बहुत सुंदर वाक्य है, जाके पावना फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। इसका मतलब है पैरों में बिवाई फटने पर जैसा दर्द होता है, जितना दर्द होता है वो वही महसूस कर सकता है जिसके पैरों में बिवाई कभी फटी हो। इसका मतलब है एक तो होता है सहानुभूति। अब सहानुभूति का उदाहरण देखिए कि आप किसी गरीब को देखते हो और कहते हो अरे यार बेचारा गरीब है, या किसी परेशान व्यक्ति को देखते हो तो कहते हो अरे यार बेचारा परेशान है, ये तो हुई सहानुभूति। लेकिन आप एक गरीब को देखते हो, वो धूप में मेहनत करके अपना रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रहा है, वो स्ट्रीट वेंडर है, अर्थात पथ पर विक्रय कर रहा है वो, तो आप उसको देखते हो, ये महसूस करते हो कि यार इसको कितनी गर्मी लग रही होगी। आप ये खुद महसूस करते हो कि यार ये किस प्रकार से चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में रहकर अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, और आप उसकी परेशानी को महसूस करते हो अंदर तक। ये है परानुभूति। किसी भी समस्या का समाधान जब आप देखिए, एक बहुत बड़ा बस है रेड बस, नाम सुना होगा, अल्लाह अर्जुन जो है इस वाला पुष्पा वाला हीरो, वो रेड बस का ब्रांड एम्बेसडर था। तो रेड बस का जो फाउंडर था उसने देखा कि किस प्रकार से मुझे एक शहर से दूसरे स्तर पर यात्रा करनी है और मुझे टिकट बुक करने को लेकर कितनी दुविधा हो रही है, कितनी परेशानी हो रही है। उसने उस बात को गहराई से महसूस किया। फिर उसके दिमाग में आया क्यों ना एक सॉफ्टवेयर बनाकर जिस बस में कितनी सीट खाली हैं, क्या है, उनको इंटीग्रेटेड कर दिया जाए, एकीकृत कर दिया जाए। तो जिस व्यक्ति में परानुभूति होती है वो किसी समस्या का समाधान निकालता है। और परानुभूति जो है वो डेनियल गोलमैन के संवेगात्मक बुद्धि का जो सिद्धांत है, बुद्धि का जो प्रतिमान है, मॉडल है, उसका एक महत्वपूर्ण घटक है। इसलिए सहानुभूति होना अच्छा है, लेकिन परानुभूति एम्पैथी होना बहुत अच्छा है। कमेंट करके बताइए कि आप भी एम्पैथी को कभी महसूस करते हो क्या? सहानुभूति से अलग है ये। कौन से विकल्प का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है? आपके पाठ्यक्रम की पहली पंक्ति ही है शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा, उसके क्षेत्र और शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य। साफ है। अब यहां शिक्षा मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? अर्थात आपने पाठ्यक्रम पढ़ लिया, पुस्तक को पढ़ लिया, परीक्षा में आप ये सवाल आपके सामने हैं तो आपसे पूछा है बहुत आधारभूत सवाल। देखिए, क्या हम शिक्षा मनोविज्ञान में जाति की अध्ययन करते हैं? ब्राह्मण, जाट, वैश्य, शूद्र, या जातियों को हम, ये तो वर्ग हैं, जातियों की बात करें, जाट, राजपूत, सैनी, नाई, प्रजापत, कुम्हार, ऐसा कभी अध्ययन किया है आपने शिक्षा मनोविज्ञान में? नहीं किया। ये विकल्प नहीं होगा। क्या आप शिक्षा मनोविज्ञान में शारीरिक संरचना, अर्थात फेफड़े कहाँ हैं, फेफड़े का कार्य क्या है, ठीक है, किडनी का क्या कार्य है, इस प्रकार का कुछ आपने शिक्षा मनोविज्ञान में पढ़ा है? शारीरिक संरचना में मतलब नर्वस सिस्टम क्या है, इस प्रकार का कुछ भी अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में नहीं होता। ये भी नहीं है। क्या शिक्षा मनोविज्ञान में लिंग, अर्थात पुरुष और महिला के बारे में बहुत ज्यादा अध्ययन किया जाता है? नहीं किया जाता साहब। यहां इन दोनों विकल्पों में आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन यहां देखिए, आत्म प्रत्यय, सेल्फ कॉन्सेप्ट, बुद्धि, इंटेलिजेंस, रुचि, इंटरेस्ट, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, ये
कहीं ना कहीं आप गहराई से अध्ययन करते हो और सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में तो ये सारे शब्द स्पष्ट रूप से उल्लेखित हैं, लेकिन लिंग जैसा कोई भी जो शब्द है वो पाठ्यक्रम में हमें कहीं पर भी नहीं देखने को मिलता। इसका मतलब ये भी नहीं होगा, आंसर ये होगा। यहां आपको ये समझना चाहिए कि कुछ चीजें बहुत आधारभूत समझ विकसित कर लेने पर आप सवाल को सही करने की स्थिति में हो जाते हैं, और यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा उद्देश्य है कि आप इस सरल मनोविज्ञान की सीरीज के माध्यम से खुद सोचने के लिए तैयार हों और सोचकर जवाब तक पहुंचने का कौशल धीरे धीरे आप में विकसित होने लगे। अगला क्वेश्चन, सांवेगिक बुद्धि का क्षमता मॉडल। आपके पाठ्यक्रम में स्पष्ट उल्लेख है संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल क्वोशिएंट। अब इसका क्षमता मॉडल किसने दिया? सही जवाब है सालोवी और मेयर ने दिया है। संवेगात्मक बुद्धि से तीन ही प्रमुख लोग संबंधित हैं, कोलमेल, सालोवी एवं मेयर। अगला क्वेश्चन, ए स्टडी ऑफ थिंकिंग पुस्तक किसने लिखी? जोरोम ब्रूनर ने। अब सीधा सा सवाल, एक सवाल आपके अभ्यास के लिए कि जोरोम ब्रूनर किस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है, या जोरोम ब्रूनर के बारे में आप क्या जानते हैं? अब जब आपने ये पुस्तक देखी ना, एक जिज्ञासु मन का ये कार्य होना चाहिए कि आप गूगल पर सर्च करें ए स्टडी ऑफ थिंकिंग और ब्रीफली उसको देखें कि ए स्टडी ऑफ थिंकिंग में जेरोम ब्रूनर ने किस बात को लिखा। बहुत 2-3 मिनट लगाकर ये आपकी जिज्ञासा को प्रदर्शित करता है, लेकिन अधिकांश विद्यार्थियों के लिए ए स्टडी ऑफ थिंकिंग जेरोम ब्रूनर, बात खत्म। थोड़ा सा जिज्ञासु बनिए जिससे आपकी लर्निंग और बेहतर बेहतरीन हो पाए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रतिकूल प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? मानसिक स्वास्थ्य पाठ्यक्रम में स्पष्ट उल्लेख है। अब मानसिक स्वास्थ्य को प्रतिकूल अर्थात बुरे तरीके से प्रभावित नहीं करता, इसका मतलब है 3 कार्य जो हैं वो मानसिक स्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं, जबकि इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प मानसिक स्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करता, उसे चुनना है। गृह कार्य की अधिकता, होमवर्क आपने बहुत सारा दे दिया है विद्यार्थी को स्कूल में, क्या यह विद्यार्थी के मानसिक स्वास्थ्य को प्रतिकूल प्रभावित करेगा? हां, करेगा। फेल होने के डर से उत्पन्न तनाव, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी इस परिस्थिति से गुजरे होंगे या गुजर रहे होंगे कि आपको फेल होने का डर है और उसकी वजह से तनाव, स्ट्रेस में है। देखिए, फियर ऑफ फेलियर रिजल्टिंग इन टेंशन, आपके अंदर फियर ऑफ फेलियर, FOF, बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है ये फियर ऑफ फेलियर आपको बेहतरीन कार्य भी करवाता है और ये फियर ऑफ फेलियर आप में तनाव भी पैदा कर सकता है। तो यहां फेल होने के डर से उत्पन्न तनाव, टेंशन हो रही है, इसका मतलब है हां, यह प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। शिक्षक की संवेगात्मक स्थिरता, आपका जो टीचर है वो इमोशनली क्या है, स्टेबिलिटी है, उसमें इमोशनल स्टेबिलिटी है। अब इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब है कि उसका व्यवहार लगभग समान रहता है। ये नहीं है कि पल में तोला पल में पाशा, ठीक है, एक क्षण में एकदम गुस्सा हो गया, दूसरे क्षण में आपको गले लगा लिया, तीसरे क्षण में आपको डांट दिया, चौथे क्षण में कुछ और कर लिया। तो शिक्षक की संवेगात्मक स्थिरता
बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, यह इसका उत्तर होगा। शिक्षक की ओर से मित्रता की कमी। टीचर जो है उसे कभी कभी अपने विद्यार्थियों का दोस्त भी बनना चाहिए, जिससे कि जो विद्यार्थी हैं वो अपने शिक्षक से गहराई से कनेक्ट हो पाएं। लेकिन यदि शिक्षक की ओर से मित्रता की कमी है तो हाँ, ये बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि माता पिता तो माता पिता हैं, उन्हें दोस्त बनना बहुत मुश्किल होता है उनके द्वारा। लेकिन एक शिक्षक जहाँ जरूरत हो वहाँ अपने विद्यार्थियों का दोस्त बनकर, मित्र बनकर उनके सीखने की प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान दे सकता है। ये जो फेल होने का डर है ये कुछ हद तक आपके लिए सकारात्मक है, जब यह आपको बेहतर करने के लिए, बेहतरीन कार्य के लिए प्रेरित करता है। लेकिन यही फियर ऑफ फेलियर जब आप में जो है तनाव पैदा करने लगे तो ये फियर ऑफ फेलियर आपके लिए नकारात्मक है। और ये फियर ऑफ फेलियर जब आपके बेहतरीन कार्य करने के लिए एक एक्सेलरेटर का, उत्तेजक का काम करे तो ये सकारात्मक है। अनुभव के रूप में लोगों के व्यवहार में कोई भी परिवर्तन कहलाता है। सीधा सा बात है, सीखना जो लर्निंग है वो बेसिकली क्या है? अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। अब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है वीडियो के माध्यम से आप कुछ ना कुछ अनुभव कर रहे हैं और मेरी बातों को सुनकर आपके पढ़ने के तरीके में, सोचने के तरीके में, रणनीति बनाने में, तैयारी करने में यदि कोई सकारात्मक परिवर्तन आता है तो वो क्या हो गया? लर्निंग, सीखना। अनुभव के माध्यम से ही जो सीखा जाता है और फिर वो व्यवहार में परिवर्तन के रूप में परिलक्षित होता है, उसे लर्निंग, सीखना कहते हैं। एक छोटा सा सवाल पूछूंगा आपसे। हम 35-40 मिनट की ये क्लास ले रहे हैं, क्या इस क्लास को छोटा किया जाए या बड़ा किया जाए, या ये क्लास ओके है? क्योंकि मुझे लगता है कि जिस विषय को, जिस टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को समझाना चाहिए उसको फिर वहाँ पर थोड़ा विस्तार से समझाया जाए, जिससे कि आपकी अवधारणात्मक स्पष्टता बिंदुओं पर हो। और धैर्य तो आपको रखना ही होगा। लोग चीज़ों का अनुभव करके, उन अनुभवों पर चिंतन करके दुनिया की अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण करते हैं। अर्थात दुनिया के प्रति अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण करते हैं। कौन सा सिद्धांत ये कहता है? पाठ्यक्रम में स्पष्ट उल्लेखित है निर्मितवाद, और एक तरीके से निर्मितवाद का मानक अर्थ यहां दिया गया है। ये सारथी क्लास है साहब, जो 16 अप्रैल रविवार को अपलोड होगी। और सारथी क्लास का इस बार का टॉपिक है परीक्षा का पाठ्यक्रम, सफलता का कंपास। इससे संबंधित यदि आपके कोई सवाल हो तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। जब 15 तारीख को मैं इससे संबंधित वीडियो बनाऊंगा तो आपके सवालों को शामिल करते हुए वीडियो बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, सीखने का सिद्धांत जो पूरी तरह से देखने योग्य व्यवहार पर निर्भर करता है, ये सीखने का कौन सा सिद्धांत है? व्यवहारवादी। आगे एक क्वेश्चन भी आएगा कि व्यवहारवाद के संस्थापक कौन हैं? तो सीखने का सिद्धांत है व्यवहारवादी। पूरी तरह से देखने योग्य अर्थात जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता है उस पर निर्भर है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक होता है, क्योंकि आप भावी शिक्षक हैं, अभी आप तैयारी कर रहे हैं और भविष्य में आप शिक्षक बनेंगे। तो एक शिक्षक मतलब आप का शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक क्यों है?
सिलेबस को समझने में सहायता करता है? ये सबसे सटीक जवाब ये है, अधिगमकर्ता तथा उसकी शारीरिक गुणों को समझने में सहायता करता है, बाकी नहीं है। मैं आपको सरल मनोविज्ञान के माध्यम से पढ़ा रहा हूं, तो अधिगमकर्ता अर्थात आपके शारीरिक गुणों को तो मैं नहीं समझ सकता, क्योंकि आप और मैं दोनों फेस टू फेस नहीं हैं, ऑफलाइन क्लास के रूप में नहीं है। लेकिन अधिगमकर्ता को मैं समझ रहा हूं कि मनोविज्ञान को समझने में कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को दिक्कत आती है, और दिक्कत के ये कुछ संभावित कारण थे। उन कारणों का समाधान हम सरल मनोविज्ञान में रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है, एक शिक्षक, चाहे वो मैं हूं या आप हों, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, उपयोगी है, प्रासंगिक है, क्योंकि अधिगमकर्ता अर्थात जिसको पढ़ाना है, अर्थात जिसको सिखाना है, उसके कौन सा अधिगमकर्ता, पूरा अधिगमकर्ता है, इसमें उसका मानसिक भी आ गया है, अधिगमकर्ता तथा उसके शारीरिक गुणों को, अर्थात अधिगमकर्ता का क्या गुण है और अधिगमकर्ता के कौन कौन से शारीरिक गुण हैं, उनको समझने में सहायक होता है। विद्यार्थियों की तुलना करने में देखिए, कभी कभी तुलना निषेध को पैदा करती है। निषेध का मतलब होता है कि आप किसी को नकार देते हैं। आप YouTube पर बहुत सारे शिक्षकों की कक्षाओं को देखते होंगे। यदि आपको लगता है कि यार अमुक शिक्षक बहुत बेस्ट है, तो होगा क्या कि आप किसी दूसरे शिक्षक को नकार दोगे, उसे अंडर एस्टिमेट करोगे। जबकि हर शिक्षक की पढ़ाने की अपनी शैली है, अपनी क्षमता है, अपना कौशल है, और वो अपनी ओर से बेहतर करने की ही कोशिश करता है। तो तुलना करने से बचना चाहिए। कौन सा वृद्धि और विकास का सही सिद्धांत नहीं है? इसका मतलब है 3 सिद्धांत तो वृद्धि और विकास के हैं, लेकिन एक नहीं है। अभिवृद्धि या वृद्धि एक ही बात है, एवं विकास वंशानुक्रम और वातावरण के गुणज हैं, प्रतिफल हैं। या 2 शब्द दे दिए इंग्लिश में, देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब है प्रतिफल है, सही बात है साहब। अब यह गुणज का मतलब ऐसे होता है, वृद्धि और विकास जो होते हैं वो वंशानुक्रम और वातावरण के गुणज होते हैं। अभिवृद्धि एवं विकास सामान्य से विशिष्ट। पिछली कक्षा में हमने एक विकल्प में देखा था जहां लिख रखा था विशिष्ट से सामान्य, तब मैंने कहा था विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसका मतलब है सही है, ये भी सही है। विकास क्षतिपूरक होता है, नहीं साहब, विकास क्षतिपूरक नहीं होता है। यह वृद्धि और विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। विकास सहसंबंधात्मक होता है, बहुत अच्छा वर्ड है, कोरिलेशन होता है, अर्थात विकास में बहुत सारे तत्वों की भूमिका होती है। यह भी वृद्धि और विकास के सिद्धांतों में शामिल है, लेकिन विकास क्षतिपूरक नहीं होता है। यह विकास के सिद्धांत से साम्य नहीं रखता। अगला, कौन से मनोवैज्ञानिक सांवेगिक बुद्धि संबंधी अनुसंधानों से जुड़े हुए नहीं हैं? पूछा है, नहीं है। गोलमैन हैं, मेयर हैं, सेलोवे हैं। पावलोव जो हैं वो सांवेगिक बुद्धि संबंधी अनुसंधानों से जुड़े हुए नहीं हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के पितामह हैं, ठीक है, आंसर है थॉर्नडाइक। पूछा है फादर, पिता को यहां पितामह लिख दिया है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। कौन कौन सा नहीं आता? एक ढूंढना है, 3 आते हैं। वंशानुक्रम एवं वातावरण आता है, व्यक्तिगत विभिन्नता आता है, अधिगम प्रक्रिया आता है, लेकिन पारेंद्रिय ज्ञान, टेलीपैथी का अर्थ ये है, जैसे मैं सुजानगढ़ में बैठा हूं और मैं बैठे बैठे यहाँ से 100, 200 या 5000 किलोमीटर, या यहाँ से अमेरिका मान लीजिए लगभग 12,000 किलोमीटर दूर है,
तो मैं यहाँ से 12,000 किलोमीटर अमेरिका के किसी शहर में बैठे हुए व्यक्ति के बारे में कुछ बता देता हूँ ऐसे ही आंख बंद करके कि हाँ साहब जो है एंड्रयूज जो है उसने अभी ये काम किया है, वो ये कर रखा है, वो ये काम कर रहा है। ये होता है टेलीपैथी। टेलीपैथी मेडिसिन भी की एक अवधारणा है जिसमें ये होता है कि टेलीपैथी मेडिसिन करने वाला व्यक्ति यहाँ बैठा है और दूर किसी स्थान पर व्यक्ति जो बीमार है उसका इलाज करता है। अब ये कितना सही गलत, ये कितना सच है कितना झूठ है, इस पर मैं कोई बात नहीं करूँगा। मैंने ये बताया है कि टेलीपैथी मेडिसिन ये होती है, टेलीपैथी चिकित्सा। और टेलीपैथी का मतलब होता है आप पारेंद्रिय, इंद्रियों से परे, जो इंद्रियों से दिखाई नहीं दे रहा उसके बारे में आपको ज्ञान हो जाता है। ये कोई संबंधित नहीं है शिक्षा मनोविज्ञान से। अधिगम की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, व्यक्तिगत विभिन्नताएं धरती पर हैं। लोग रंग में अलग हैं, लोग रूप में अलग हैं, बोलने के तरीके में अलग हैं, उनकी शारीरिक बनावट अलग है, उनका व्यक्तित्व अलग है, किसी भी बात को समझने का तरीका अलग है, रिस्पॉन्स करने का तरीका अलग है। अब जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, आप कमेंट बॉक्स में देखिए, कुछ विद्यार्थी बहुत शानदार तरीके से कमेंट करते हैं, कुछ विद्यार्थी एक लाइन में लिख देते हैं बहुत अच्छी क्लास, वेरी नाइस क्लास, ग्रेट क्लास। कुछ विद्यार्थी कमेंट करते ही नहीं। चौथी कैटेगरी भी होती होगी जिसको हो सकता है कि वीडियो उतना अच्छा नहीं लग रहा हो। तो कहने का मतलब है व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, वो पर्याप्त स्तर पर देखने को मिलती हैं। व्यवहारवाद के प्रवर्तक सीधा सा है जेबी वॉटसन। ये क्या है? व्यवहारवाद के प्रवर्तक हैं। जेबी वॉटसन ने एक पुस्तक लिखी थी, यदि किसी को नाम ध्यान में आ रहा है तो उस पुस्तक का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। और उस पुस्तक का नाम जो है वो किशोर अधिगमकर्ताओं से संबंधित है। कौन सी किशोरावस्था के दौरान संवेगात्मक विकास की विशेषता नहीं है। इसी प्रकार से आपको परीक्षा में सवाल को हल करने के दौरान महत्वपूर्ण कीवर्ड को अंडरलाइन करना चाहिए। वीर पूजा किशोरावस्था के संवेगात्मक विकास की विशेषता है। विरोधी मनोदशाएं है। भाव प्रधान जीवन है, लेकिन नार्सिसिज्म आत्म प्रेम जो है वह किशोरावस्था के दौरान संवेगात्मक विकास की विशेषता नहीं है। विरोधी मनोदशाएं, ऑपोजिट मूड्स, मूड कहते हैं ना भाई, मेरा किसी कहते हैं ना स्विंग करता है इसका मूड बहुत जल्दी, मतलब वो कभी खुश हो जाता है, कभी दुखी हो जाता है, कभी वो हेल्पिंग हो जाता है नेचर उसका, कभी वो अगेंस्ट हो जाता है, ठीक है, कभी प्यार करता है, कभी नफरत करता है। तो ये है विरोधी मनोदशाएं। किशोरावस्था के दौरान विरोधी मनोदशाएं किशोर में होती हैं, किशोरी में होती हैं, दोनों की बात हो रही है। भाव प्रधान जीवन होता है, फीलिंग डोमिनेटेड होता है, अर्थात इमोशन की प्रधानता किशोरावस्था में होती है। वीर पूजा तो होती है साहब, किसी को वो आइडियल मानता है और उस जैसा बनने की कोशिश करता है किशोरावस्था के दौरान। कौन सा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य नहीं है? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान पाठ्यक्रम में है, कौन सा उद्देश्य नहीं है? अपनी अंतः शक्तियों का अनुभव करना है साहब। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का अनुरक्षण, अब देखिए मेंटेनिंग, मेंटेन करना, कितना सुंदर वर्ड है। अनुरक्षण अर्थात मेंटेनिंग करना, बालक की बुद्धि को बढ़ाना, ये नहीं है साहब मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य। मानसिक बीमारियों की रोकथाम, ये भी है। आपके पाठ्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। परीक्षा आपने दी, निश्चित रूप से मानसिक चुनौतियां हुई। अब स्कूल व्याख्याता के परिणाम आ रहे हैं, तो भी आप मानसिक रूप से चुनौतियों का महसूस कर रहे हो। यदि इस टॉपिक को आप गहराई से समझो, पहला ही है अपनी अंतः शक्तियों का, ऑन पोटेंशियलिटीज, आप में क्या शक्तियां हैं और आप में शक्तियां अनंत हैं
आइंस्टाइन ने कहा है कि मनुष्य अपने अंदर निहित 5% जो शक्तियां हैं, 5% उसके अंदर जो क्षमता है, उसका भी उपयोग पूरे जीवन नहीं कर पाता। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा कहे गए वाक्य हैं। इसका मतलब है आपके अंदर क्षमता, शक्ति जबरदस्त है, लेकिन वो दबी हुई है। दूसरा, आप अच्छे मानसिक स्वास्थ्य, जो आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसके लिए आपको मेंटेन, अनुरक्षण करने की आवश्यकता है कि आप थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हों, आप स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा जागृत हों, थोड़ा योग को समय दें, थोड़ा टहलने को, घूमने को, मॉर्निंग वॉक को समय दें और खुद को देखें, खुद को समझें, खुद को जानें, क्योंकि आप सबसे अधिक अपने आप को ही जानते हो। हालांकि हम अक्सर ये कहते हैं कि हाँ, मैं आपको जानता हूं, मैं आपको पहचानता हूं, मैं आपको जान गया, जबकि ये अर्ध सत्य है। हमें खुद को जानने की ओर बढ़ना चाहिए, खुद को और पहचानने के लिए प्रयास करना चाहिए, और उसके लिए हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहिए, उसको मेंटेन रखना चाहिए, और जो मानसिक बीमारियां होती हैं उनको भी रोकथाम। ये सवाल, 1-2 क्वेश्चन बचे हैं। निर्मितवाद का प्रकार नहीं है। 3 निर्मितवाद के प्रकार हैं, लेकिन जो एक है वो निर्मितवाद का प्रकार नहीं है। पशु निर्मितवाद जैसा कोई निर्मितवाद नहीं होता। संज्ञानात्मक, सामाजिक और रेडिकल निर्मितवाद होता है। भविष्य में हम जब इन क्लासों को और आगे बढ़ाएंगे और आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली तो हम इनकी भी व्याख्या करेंगे। ये थी साहब आज की क्लास नंबर 2, और ये जो क्लास है क्लास नंबर 3 सरल मनोविज्ञान की, ये आपके शनिवार को इसी YouTube चैनल पर अपलोड होगी। क्लास को आपने अंत तक देखा, कक्षा आपको कैसे लगी, क्या सरल मनोविज्ञान की दिशा में हम नन्हे नन्हे कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको मनोविज्ञान सही में अब थोड़ा सा, कहवा ना, चिन्यो सो, मेरी बिटिया कहती है पापा चिन्यो सो, तो चिन्यो सो अर्थात थोड़ा सा भी आपको मनोविज्ञान सरल और रुचिकर लगने लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया पढ़ के ऊर्जा मिलती है, उत्साह का संचार होता है। मिलेंगे शनिवार को क्लास 3 में। धन्यवाद।